नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज अजमेर लोकसभा सीट का हाल बताते हैं। यहाँ से दो चौधरी मैदान में हैं। एक तरफ जिस तरह से पिछले चुनाव में विधानसभा के चुनाव में भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ विधानसभा से तीसरी जगह पर रखा वहां के मतदाता ने। जी हाँ, अजमेर लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट है किशनगढ़ और वहां से तीसरे नंबर पर रहे भागीरथ चौधरी अब लोकसभा के उम्मीदवार हैं। लोकसभा में इस बार उनकी स्थिति, उनका सामना रामचंद्र चौधरी से हो रहा है, जो कि वहां पर जाट समाज का कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। सवाल ये उठता है कि दोनों चौधरियों में से बड़ा कौन है? यही फैसला अजमेर की जनता को करना है। इस बार के चुनाव में एक बात खास है कि जहां एक किसान वर्ग जो है, जो अपने जाट समाज से आता है, जो अपने आप को किसान वर्ग कहता है, उसकी बीजेपी से नाराजगी पूरे प्रदेश में और देश में अलग अलग मौकों पर कही जा रही है। इसकी सच्चाई कितनी है समझेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ यादव जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर मुनीश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हेमंत जोशी नागौर से जुड़ रहे हैं, वेद माथुर जी राजनीतिक विशेषज्ञ अजमेर से जुड़ रहे हैं, गुलाब बत्रा जी हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे, श्यामला शर्मा जी और प्रमोद तिवारी जी भीलवाड़ा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेद माथुर जी, क्योंकि आप अजमेर से हैं, क्योंकि आप वहां की नस नस से वाकिफ हैं, लोकसभा का ये मुकाबला काफी दिलचस्प है। यहाँ राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जिस जगह को कहा जाता है, पुष्कर और दरगाह शरीफ के लिए जिस अजमेर की देश ही नहीं दुनिया भर में चर्चा होती है, मेयो और सोफिया कॉलेज स्कूल, वहां दुनिया भर के और देश भर के जो तमाम इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। आज भी केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के बच्चे अजमेर में पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अजमेर की जनता किस तरफ जाना चाहती है, क्या सोच रही है। दोनों कैंडिडेट को आप देखते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं वेद माथुर जी, कि दोनों कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों के बारे में बताइए। एक तरफ रामचंद्र चौधरी और एक तरफ भागीरथ चौधरी है। देखिए, अजमेर के बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि पिछले विधानसभा चुनाव में यदि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जो मुद्दा रहा वो स्थानीय मुद्दा नहीं रहा, राष्ट्रीय मुद्दों पे विधानसभा चुनाव हुए। अब इस बार चूंकि लोकसभा चुनाव है तो स्वाभाविक है कि इसमें स्थानीय मुद्दा क्यों होगा, जब विधानसभा चुनाव में ही स्थानीय मुद्दे नहीं थे। तो इस चुनाव में मैं 3-4 दिन से घूम रहा हूँ अजमेर जिले के अंदर, तो मैंने पाया कि कहीं भी किसानों का एमएसपी या पेयजल शहरी क्षेत्र में या रोजगार मुद्दा ही नहीं है। यहाँ मुद्दा है मोदी की गवर्नेंस नंबर 1, नंबर 2 राम जन्मभूमि और जय श्री राम, और नंबर 3 मोदी कार्यकाल में जो विकास हुआ वो मुद्दा है। तो पहली चीज तो है कि ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ दोनों उम्मीदवार जाट है। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि दोनों के जाट समुदाय के वोट बढ़ते हैं दोनों में, तो भी रामचंद्र चौधरी को एक डिसएडवांटेज है कि भागीरथ चौधरी को जो गैर जाट वोट है उसमें हम मुस्लिम वोटों को छोड़ दें तो उसका बड़ा हिस्सा मोदी समर्थन के कारण या मोदी के कारण वो बीजेपी को जाएगा। तो आप पिछले चुनाव का ट्रेंड देखें 1 मिनट के लिए, तो पिछले चुनाव में भी अच्छे खासे वोट मिले थे भागीरथ चौधरी को। जो लोकसभा चुनाव था उसमें करीब करीब उनको दुगने वोट मिले थे। जो कांग्रेस प्रत्याशी था 2019 में उसको लगभग 4 लाख वोट मिले थे, तो भागीरथ जी को 8 लाख वोट मिले थे। तो अच्छी खासी लीड कांग्रेस और बीजेपी के लोकसभा जो पिछला चुनाव है। एक उपचुनाव की बात छोड़ दीजिए, एक उपचुनाव में रघु शर्मा जीते थे कांग्रेस के, तो यहाँ बीजेपी का दबदबा है। इसलिए मुझे ये चुनाव एक तरफा लगता है। और आप यदि प्रादेशिक और नेशनल मीडिया की बात देखें तो वो बहुत सारी सीटों में संघर्ष बताते हैं, लेकिन अजमेर के अंदर संघर्ष बताने वाला कोई भी बड़ा अखबार या बड़ा मीडिया ऐसा नहीं है जिसने अजमेर में संघर्ष बताया हो। एक और रोचक तथ्य है कि रामचंद्र चौधरी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मसूदा और बिनाय विधानसभा क्षेत्र से। बिनाय अब विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा, किस जमाने में था, तो 4 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं।
एक बार वो जिला परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा था वार्ड नंबर 14 से, उसमें भी वो हार गए थे, जिला परिषद में हार गए थे। लेकिन अजमेर डेयरी पे उनका वर्चस्व है पिछले 25 सालों से। तो जो दुग्ध उत्पादक है वो उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको सारे के सारे जो दुग्ध उत्पादक है वो वोट दें, पहली बात। दूसरी बात, एक और रोचक तथ्य है कि जो राजेश पायलट जी का परिवार है, सचिन पायलट जी हो गए आजकल उसमें, उनसे इनकी परंपरागत वैमनस्य रहा है। तो जो गुर्जर मतदाता है अजमेर का, मैं आपको मोटा मोटा कंपोजिशन बताऊं, यहाँ सबसे ज्यादा जाट मतदाता है, फिर गुर्जर मतदाता है, फिर तीसरे नंबर पर रावत मतदाता है। अब जाटों को आप 50-50 मान लें, गुर्जरों का आप जो भी निष्कर्ष निकालना चाहे निकालें, लेकिन रावत मतदाता हैं वो तीसरे नंबर पे आ गए। हालांकि जब से परिसीमन हुआ है कुछ क्षेत्र हमारे अजमेर के दूसरी राजसमंद में चले गए, भीम वगैरह, ब्यावर भीम, इस तरह का कुछ एरिया, इसके बावजूद रावत हमारे यहाँ काफी हैं। तो वो रावत, तो उसमें आप मान के चलेंगे वो भाजपा का परंपरागत वोटर है, सिंधी है वो परंपरागत वोटर है। तो कुल मिला के इस चुनाव के अंदर ये एक तरफा नजर आता है मुझे। और ये जरूर है कि ये दोनों ही जो उम्मीदवार है कांग्रेस और बीजेपी के, लक्ष्मी पुत्र हैं। यदि आप वेबसाइट पे जाके इनके एफिडेविट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि दोनों के पास काफी संपत्तियां हैं। कई बार तो क्षमा करें, मुझे ऐसा लगता है इनकी संपत्तियों की सूची देख के कि ये कोई उम्मीदवार नहीं, बहुत बड़े भूमाफिया हैं। लेकिन चलिए, दोनों लक्ष्मी पुत्र हैं तो उस मामले में दोनों ही कमजोर नहीं पड़ेंगे। लेकिन दोनों फिलहाल खुद को मुझे तो किसान बीजेपी पुत्र का बता पलड़ा रहे हैं। भारी लगता है। है वेद जी। माथुर जी दोनों खुद को किसान पुत्र बता रहे हैं, किसानों के वोट के दम पर लोकसभा में पहुंचना चाहते हैं। और आपने जो बताया है कि लक्ष्मी पुत्र हैं, तो उस बात की जानकारी तो निश्चित रूप से समाज में, मार्केट में रहने वाले लोगों को होती है। लेकिन एक आम एक आदमी तक सवाल तो मीना जी, वो अपने नेता। जी जी मीना जी, जी, बोले मेजबान। एक जी सवाल मेरा बोले आप बोले। सभी से, ये पूरे पैनल से एक सवाल है कि ये दोनों जो लक्ष्मी पुत्र जिनको मैं कह रहा हूँ, ये राजनीति में आने से पहले गरीब थे, यहाँ आके अमीर हुए, या अमीर थे इसलिए राजनीति में आए? क्योंकि अमीरों को भी प्राथमिकता दी जाती है टिकट देते समय। तो ये मैं पैनल पे छोड़ता हूँ कि ये जो किसान, तथाकथित किसान है दोनों, ये इन्होंने कब किसानी की और कितने बड़े बड़े पूंजीपति, मतलब बड़े बड़े पूंजीपतियों को मात करें, इतने असेट्स हैं इनके पास। तो चलिए, वो जी तो उस लेवल प्लेइंग फील्ड एक ही है, इसमें आप ये नहीं कह सकते अमीर है गरीब है। तो ये तो कुल मिला के ये जो, वेद माथुर जी की बात को सुनते हैं और बहुत उनकी अच्छी राजनीतिक समझ है, पकड़ है, और मुद्दों को लेकर तथ्यों के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे में एक बात यहाँ पे स्पष्ट होती है कि यहाँ अजमेर लोकसभा का चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। जब प्रमोद तिवारी जी आप देखते हैं, क्योंकि आपको और हेमंत जोशी जी को इस चर्चा में शामिल करने का मकसद यही था कि जो बॉर्डर जिले होते हैं उन पर भी इसका असर दिखता है और वहां पर भी चर्चा होती है। वैसे तो पूरे देश में हो रही है, लेकिन वहां तो रोजमर्रा की होती है कि भाई अजमेर में क्या हो रहा है। तो जब प्रमोद तिवारी जी आप भीलवाड़ा बैठकर देखते हैं, तो एक तो जो वेद माथुर जी ने बात कही, सचिन पायलट फैक्टर कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ जाता है। मतलब गुर्जर, क्योंकि उनके पिता के समय से ही एक राइवलरी रही है। तो ऐसे में तो कांग्रेस कैंडिडेट अपने आप में ही कमजोर हो जाता है अगर वहां पर सचिन पायलट नहीं पहुंचते हैं, उनके समाज के वोट उनको नहीं मिलते हैं, उनके लोग उनके साथ नहीं जुड़ते हैं। देखो मीना जी, बिल्कुल वेद जी सही कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट रामचंद्र चौधरी, वो परसराम मदेरणा के पट शिष्य माने जाते थे और परसराम मदेरणा की वजह से उन्हें टिकट मिला। पर वो दुर्भाग्य है, वो 4 बार विधानसभा चुनाव मिला और वो आज की स्थिति में तो चाहे बीजेपी का कैंडिडेट और कांग्रेस का कैंडिडेट हो, दोनों हारे हुए विधानसभा के कैंडिडेट है। ये बात है कि भागीरथ चौधरी की एक 2019 की जीत उनके खाते में, लोकसभा की पिछली बार वो चुनाव जीत गए थे। रिजू झुंझुनवाला जो बीएसएल ग्रुप के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनसे 4 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे। वो आयती उम्मीदवार थे। उनका अजमेर से, भीलवाड़ा में तो फिर भी उनकी इंडस्ट्री है, पर अजमेर में तो उनका कोई लेन देन था नहीं। पर पता नहीं पैसे के दम पे वो टिकट तो लिया है, पर उनको वोट नहीं मिला। अब तो वो खुद भी बीजेपी में है। और रामचंद्र चौधरी बिल्कुल सही है कि डेयरी के तो वो बादशाह है, पिछले 20-25 साल से चेयरमैन है, पर विधानसभा में शायद उनको जाना अभी तक तो उनके मुनासिब नहीं हुआ। 4 बार चुनाव हार गए। और सचिन पायलट वाली बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सचिन पायलट से, और क्योंकि जो कांग्रेस की राजनीति है,
अब ये अशोक गहलोत के साथ है, पहले परसराम मदेरणा के साथ थे रामचंद्र चौधरी, तो जग जाहिर है दोनों की जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उस वजह से गुर्जर इनसे नाराज है, गुर्जर इनको वोट मिलेगा नहीं। और वेद जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि राजस्थान की 25 सीटों में बात की जाए तो कोई भी इसको संघर्ष कौन नहीं बताता, इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अभी वहां का चुनाव पूरी तरह से एक तरफा गए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, शायद रामचंद्र चौधरी के हिस्से में 5वीं हार भी ऐसी अभी नजर आती है। तो ये बात जरूर है कि वहां 1,00,000-1,50,000 माइनॉरिटी का वोट है, एसटी का वोट करीब 3-3.5 लाख है, पर इस समय जो हिंदू वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा है, मोदी फैक्टर है, हिंदुत्व की जो लहर है, और शायद वेद जी मैंने सबसे ज्यादा वहां 4 साल साइकिल चलाई, मैंने डीएवी में पढ़ा हूं, मैं बीएससी एग्रीकल्चर अजमेर से ही की, तो अजमेर की गलियां भी खूब जानता हूँ। फिर दरगाह पुष्कर भी सालों तक कवर करने का मौका मिला मुझे। तो अजमेर की तो यार अभी केवल किशनगढ़ में जरूर एक कांग्रेस का कैंडिडेट है, वो भी विकास चौधरी, वो तो बीजेपी से आके टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से टिकट ले लिया। 7 एमएलए जिस पार्टी के हो, क्यों ना वो वासुदेव देवनानी जैसा वहां नेता हो, सिंधी हो, तो सारे के सारे फैक्टर इस समय बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। और केवल जाट वोटों का डिवीजन हो सकता है बड़ा, मुझे नहीं लगता कि जाटों में भी कोई बड़ा हिस्सा रामचंद्र चौधरी ले जाएंगे, क्योंकि इस कम्युनिटी की ये खासियत है कि चुनाव के 2-3 दिन पहले ये बैठते हैं, पंचायत करते हैं, डिसाइड करते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन है। हमेशा ये कम्युनिटी विनिंग कैंडिडेट के साथ जाती है। तो जब और आखिर इनको ग्राउंड रियलिटी इनको पता है, जब ये बैठेंगे, ये पंचायत करेंगे, तो लगेगा कि हमारा वोट हार में नहीं देंगे ये लोग। फिर उस समय जो विनिंग कैंडिडेट होगा वो निश्चित रूप से भागीरथ चौधरी इस समय तो नजर आ रहा है। तो जाटों का भी बड़ा हिस्सा जब उन्हें मिलने वाला है, एससी वोट उनके साथ होगा, हिंदुत्व वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है, केवल माइनॉरिटी के भरोसे चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा लगता है कि रामचंद्र चौधरी के भाग्य में डेरी ही लिखी है, शायद विधानसभा और लोकसभा अभी तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मीना जी। जी, तो हेमंत जोशी जी, जो नागौर में आप स्थिति देख रहे हैं या डॉक्टर मुनीश अरोड़ा उदयपुर में भी देख रहे हैं, उदयपुर में भी लगभग वन साइडेड गेम जैसा अजमेर में है वैसा ही नजर आ रहा है। हालांकि नागौर में वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हेमंत जोशी जी, वहां पर चर्चाएं अजमेर को लेकर किस तरह की होती है? वहां से आप लोग जब देखते हैं तो आपको भी जो वेद माथुर जो प्रमोद तिवारी जी को जिस तरह से ये सत्ता के साथ रहने वाला जाट समाज आखिर में तय करेगा कि सत्ता कौन किसके पास आ रही है, मतलब जिताऊ कैंडिडेट कौन है, और स्वाभाविक रूप से उसके साथ चला जाएगा। ऑडियो हेमंत जी, ऑडियो ऑन करिए अपनी। मीना जी, मैं वेद प्रकाश माथुर जी की बात से भी सहमत हूँ और प्रमोद जी तिवारी की बात से भी सहमत हूँ। नागौर जिले में अभी पुष्कर में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने भी नागौर और अजमेर दोनों की एक साथ सभा की थी। यहाँ पे भी चर्चा यही है कि वहाँ भागीरथ चौधरी ज्यादा मजबूत है, रामचंद्र चौधरी कुछ कमजोर है, और वहाँ एससी का जो वोट बैंक है 22%, वो भी इस बार बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी जैसे चर्चा होती रहती है अजमेर की, रामचंद्र चौधरी जाटों में भले ही वो कुछ वोट ले सकते हैं, अच्छी स्थिति में है जाट समाज में वो, लेकिन भागीरथ चौधरी के सामने वो कमजोर कैंडिडेट है। आज की तारीख में वहां कमजोर ही लग रहे हैं वो। जी, तो एक तो स्थिति हुई कि मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर चुनाव जो लड़ा जा रहा है, उस लिहाज से, जातिगत गणित के लिहाज से। अब अगर हम कैंडिडेट के लिहाज से देखें श्याम सुंदर शर्मा जी, तो जो दोनों लोग हैं भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी, इन दोनों का अजमेर को, समाज को योगदान अगर हम देखें, इन दोनों की समाज में सक्रियता हम देखें, लोकसभा क्षेत्र को लेकर इनके सरोकार देखें, तो ज्यादा वोट जिसके पक्ष में जाता है वो कौन नजर आता है आपको श्याम सुंदर शर्मा जी? देखिए मीना जी, मैंने अजमेर को बहुत करीब से देखा है। एक तो मैनेजमेंट स्कूल का टीचर है रामचंद्र चौधरी, जिसे वेद प्रकाश जी को पता है कि एक टीचर से डेयरी का यात्रा करते हुए कहाँ तक पहुंचा। दूसरा, किशनगढ़ में उसने किसने तो किया है, ये बात तो सही भागीरथ चौधरी ने, लेकिन वो आरके मार्बल, वंडर सीमेंट के कारण टिकट ला पाने में सफल हो पाया है। उसका ये इतिहास तो दोनों का मैं बता सकता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार हमारे अजमेर को तो भारी ने आकर के आए और चुनाव लड़ा और जीत चले गए। अब का इतिहास बहुत पुराना है। ज्ञानी सिंह जी चेले हुआ करते थे, आचार्य भगवान देव, कोई जानता ही नहीं, आए चुनाव जीत करके चले गए, वो भी जमाना ने देखा है हुआ। सचिन पायलट कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दौसा रिजर्व हो गई, अजमेर आ गए, जीत गए।
काम किया सचिन पायलट ने, बात सही, वो फिर दोबारा आए नहीं, जीत नहीं पाए, हार गए। श्रीकांत शारदा चुनाव जब जनता पार्टी लड़ी बने थे तो श्रीकांत शारदा भी बने, विश्वधर भार्गव भी बने, बड़े माहिर आदमी हुआ करते थे। और राशा सिंह रावत लगातार 5 साल रहे हमारे यहाँ से, फिर डिवीजन हुआ, रावत वोट बटे, तो फिर वो चले गए राजसमंद, तो चुनाव हार गए। और उसके बाद हमारे यहाँ से जिस प्रकार से स्थितियां बनी, और हमारे यहाँ से किरण महेश्वरी भी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हारी। और देखिएगा जिस तरह की स्थितियां बनी, तो राजस्थान में तो मैं देख रहा था कि अजमेर में तो शुरू से अब तक तो बहुत सारे लोग ऐसे आए और जीत करके चले गए। सांवरलाल जी भी आए, फिर भी जीत के चले गए, उनका लड़का हार गया चुनाव, उपचुनाव में। रघु शर्मा भी हमारे यहाँ से सांसद रहे कुछ दिन के लिए। तो देखिएगा कि राजस्थान में पहले हमारे यहाँ रावत बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, अब रावत बाहुल्य क्षेत्र कम हो गया, क्योंकि वो कट करके राजस्थान में थोड़ा हिस्सा चला गया ब्यावर का। इस कारण से हमारे यहाँ रावतों की संख्या कम हो गई, जाटों की संख्या अब काफी मात्रा में है। दोनों जाट हैं, दोनों जीतने वाले जाट तो कौन होंगे ये पता नहीं, क्योंकि रामचंद्र, आप क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की हालत यह है कि दोनों जिलाध्यक्ष नहीं है, सचिन पायलट ने बनने ही नहीं दिए। सीबी यादव साहब हमारे अजमेर में तो स्थिति ये करी कि उन्होंने अध्यक्ष नहीं बनने दिए, और आज तक अध्यक्ष नहीं, बिना अध्यक्ष के विधानसभा का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है। और जिस दिन नामांकन करने रामचंद्र चौधरी जाने वाले थे, सब लोग आने वाले थे, कोई नहीं आया इनके नामांकन में, बिना अकेले ही जाकर नामांकन भर के आए। और ये बात सही कि सचिन पायलट अभी तक आए नहीं, अब आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता किस तरह की स्थितियां बनेगी। लेकिन रामचंद्र चौधरी तो नहीं, रामचंद्र चौधरी भी बीजेपी में जाके आ चुके हैं। वो निश्चित रूप से सीडीएफ का चेयरमैन बनने के सपने देख करके बीजेपी में गए थे, बीजेपी से वापस आ गए, तो इसका मतलब है कि बीजेपी से कुछ सीख के आए होंगे। और भागीरथ चौधरी ने चुनाव हारा है, और विधायक का चुनाव हारा है, तो हारा हुआ व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है। और वो देखिएगा, वो चुनाव हारने का तजुर्बा तो रामचंद्र चौधरी को उतना किसी को नहीं है। वो डेयरी का चुनाव तो जीतते रहते हैं, लेकिन बाकी चुनाव मसूदा से आ रहे और कहाँ का चुनाव हारते रहे, और वो है, और अभी चुनाव फिर वापस लड़ रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि मैं 80 साल का हूँ, तब तो मैं चुनाव लड़ नहीं सकता। अपनी पगड़ी को जनता के सामने रख करके बताना चाहते हैं कि भाई मुझे तो कम से कम जिता दो। अब जो स्थितियां बनी है, जो परिस्थितियां बनी है, निश्चित तौर पर अजमेर को एयरपोर्ट निश्चित रूप से सचिन पायलट ने दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय सचिन पायलट ने दिया। सचिन पायलट और कौल साहब हुआ करते थे तो एचएमटी आई थी, उसके बाद कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्रीज बड़ी अजमेर में आई नहीं, आज तक हम देख नहीं पा रहे। और देखिएगा हमारे यहाँ पहले ब्यावर में कपड़ा उद्योग बड़ा बड़ा व्यापक पैमाने पर था वो, और देखिएगा उद्योग तो हमारे केवल श्री सीमेंट लगा, और उसके बाद तो कोई सीमेंट लगी ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मात्रा में सीमेंट के लिए जो मिट्टी और पत्थर चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन नहीं बन पा रहा। और देखिएगा हमारे यहाँ सौभाग्य है कि हमारे डिप्टी सीएम लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम है, वो देख लीजिएगा। जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ से आते हैं, जो सुरेश रावत है, जो पुष्कर से आते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष अजमेर से आते हैं, और बाकी के कुछ बन नहीं पाए, जो बनना चाहिए थे नहीं बन पा रहे थे, हो रही जिस प्रकार की। लेकिन ये बात सही है कि आने वाला चुनाव, राजस्थान का चुनाव, निश्चित रूप से अजमेर में निगाहें बहुत तीखी है। प्रधानमंत्री जी का तो हॉट सीट कई मायनों में रहा है। यहाँ से सचिन पायलट ने चुनाव लड़ा, जैसा कि आपने कहा रामचंद्र चौधरी 4 बार चुनाव के मैदान में विधानसभा के उतरे, लेकिन जीत नहीं पाए। लोकसभा के मैदान में उन्हें इस उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उतारा, तो जरूर कोई विशेष कारण होगा। सीबी यादव जी, आपको बहुत कुछ नजर आया होगा कि रामचंद्र चौधरी अजमेर में पार्टी को आगे ले जा सकते हैं, इसीलिए तो ना उम्र का ध्यान रखा आपने, तमाम पैरामीटर्स को दूर करके टिकट दिया। लेकिन जो स्थिति आप देख रहे हैं कि जो आदमी एक बार भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाया, उसको आप बीजेपी के भागीरथ चौधरी जो सिटिंग सांसद भी हैं, और उनके कामों की बातों की चर्चा भी हो रही है, और कहीं न कहीं मोदी लहर की चर्चा भी इस देश में है। शुक्रिया मीना जी, ये आपका विश्लेषण, आप सवाल पूछते समय हो सकता है कुछ नेगेटिव पॉइंट रखो, लेकिन रामचंद्र जी के बारे में जैसे पैनलिस्ट भी बोल रहे हैं, और रामचंद्र जी के बारे में कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि वो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, बल्कि 25 लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई जमीन से जुड़ा हुआ, जो हर बूथ पे 10 से 15 लोगों को व्यक्ति से जानता है, उसका नाम रामचंद्र चौधरी है। 30 वर्षों से डेयरी की राजनीति कर रहे हैं, और हर वर्ष वहां एक दूधिया सम्मेलन करवाते हैं अजमेर में, जिसमें लाखों लोग आते हैं।
हर बूथ पे पकड़ है ही, बल्कि पशुपालकों को हवाई यात्राएं करवाते हैं। अब तक 5,000 पशुपालकों को अलग अलग जगह हवाई यात्राएं करवाई है उन्होंने। लोग कितना इमोशनली कनेक्ट है उनसे, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये कोई तमाम तरह की चीजों को दरकिनार करते हुए उनको टिकट दिया गया है। वो बेसिकली एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता है। 5 बार हारने की जो बात कर रहे हो मीना जी, लेकिन ये भी सत्य है कि 5 बार में कोई भी हार 5,000 वोटों से ज्यादा की अंतर नहीं रहा, बल्कि एक हार थी वो तो 800 वोटों के अंतर से रही है। तो बहुत क्लोज मार्जिन से संघर्ष किया। आप सोचिए कि जो 5 बार बहुत क्लोज मार्जिन का जिन्होंने विधानसभा का अनुभव होगा उनके पास, उसे आप कम अनुभवी तो नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप भागीरथ चौधरी जी को देखेंगे ना, तो ये तो जमानत बचाते बचाते बचे हैं अभी किशनगढ़ में, मात्र 37,000 वोट आए। आप इससे आकलन कर सकते हैं कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी। 5 साल निश्चित तौर पर इनकी लोकसभा में उपस्थिति बहुत अच्छी रही, ये मानते हैं कि शायद बेहतरीन उपस्थिति वाले सांसदों में रहे हैं ये, लेकिन यहाँ तो इन्होंने एक काम भी ऐसा नहीं है जो अजमेर की जनता को गिना सके कि मैंने 5 साल में आपके लिए ये काम किया है, बल्कि अपनी जो एमपी लेड है वो भी खर्च नहीं की है, गिराने की स्थिति में नहीं है। श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि 2 बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, वो यूपीए सेकंड काल में आया है। तो ऐसी कोई चीज है नहीं उनकी जमीन पे, हर बूथ पे, मतलब अजमेर डेयरी को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना, एक ऐसा नाम जो जाना पहचाना। और एक फैक्ट और मैं आपको बता रहा हूँ मीना जी, कांग्रेस शासन में जो दूध पर 5 रुपए जो सब्सिडी मिली थी, जो पशुपालकों के लिए शायद सबसे बड़ी संजीवनी थी। कुछ लोग कहते हैं चिरंजीव बहुत बड़ा मुद्दा रहा कांग्रेस की योजनाओं में, बल्कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अच्छी स्कीम थी 5 रुपए डेयरी पर सब्सिडी देना। वो 5 रुपए सब्सिडी स्टार्ट करवाने का जो योगदान था, क्योंकि जो बजट पर जब बिरला ऑडिटोरियम में मैं भी उसमें था, और जब बजट के ऊपर जब सुझाव मांगे गए थे, तो रामचंद्र जी ने पुरजोर तरीके से बात की थी कि 2 रुपए से बढ़ा करके इसे 5 रुपए किया जाए, और फिर बजट के अंदर इसको 5 रुपए किया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी को 5 रुपए सब्सिडी को सरकार बनने के बाद में नहीं दिया, हालांकि अभी पिछले महीने कुछ रिलीज की है। तो ये आप देखिए कि पशुपालकों में वैसे ही रोष है। और मीना जी, अगर अजमेर का जो डेमोग्राफी देखोगे तो वहां सबसे ज्यादा प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन ही प्रमुख व्यवसाय है उन सारी जातियों के भीतर। तो मुझे तो कोई पैनलिस्ट का बातों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वहां पे मुझे तो कोई वजह नजर नहीं आती है कि कांग्रेस कमजोर है। अगर विधानसभा के वोटों की भी डेटा मैं आपको बताऊं मीना जी, तो बीजेपी को 42.5% मिले हैं, और कांग्रेस को 39% मिले हैं, आरएलपी को 2.5% मिले और बीएसपी को 2.5% मिले। अगर इनको मिला दिया जाता है तो 45% वोट है ये जो इस समय कांग्रेस के हिस्से में है। भले ही सीट एक हो, लेकिन वोट 45% है। तो सारी चीजें, और आप 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो मैं रोज आपको बताता हूँ। मोदी जी के विरुद्ध पता नहीं कहां से राम लहर दिख रही है या कहां मोदी लहर दिख रही है। मुझे तो हर जगह जनता के बीच एक ही है कि केवल और केवल झूठे वादे करने के अलावा कोई एक ऐसी चीज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल की उपलब्धि नहीं रही है। और पिछला जो कांग्रेस शासन की जो देन थी, वो उससे तो मुझे लगता है जनता अभी 4 महीने के अंदर ही याद करने लग गई है कांग्रेस शासन को। ऐसी कोई चीज नहीं है, जितनी कमिटमेंट जो उन्होंने किए वो सारे झूठे निकल गए हैं। तो मुझे लगता है मीना जी कि अजमेर पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ही हम अजमेर एक अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। और पायलट साहब की जो बात है, पायलट साहब हर मंच पे अशोक गहलोत जी और पायलट साहब साथ दिख रहे हैं। अब तो ये बात कहना कि पायलट साहब वहां जा नहीं रहे, गए नहीं होंगे लेकिन जाएंगे नहीं। अब अभी तो चुनाव प्रचार है, अब चले जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसी कोई परिस्थितियां, जैसे उनका शेड्यूल बनता है, पायलट साहब पूरे मन से इस चुनाव के भीतर, अशोक गहलोत जी, पायलट साहब, डोटासरा जी एक मंच पे एकजुट तरीके से साथ आते हैं। इसलिए अब ये तो आप बिल्कुल बेबुनियाद है। भले ही अपने पैनलिस्ट का अपना विश्लेषण हो सकता है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं हो वो ठीक है, लेकिन आप पैनलिस्ट के विश्लेषण पर सवाल मत उठाइए। और मैंने दूसरी बात, सवाल पूछने के साथ साथ विश्लेषण करना मेरा अधिकार है, वो भी आप मुझसे छीन नहीं सकते। सहमति जताना भी तो अधिकार है ना। मैं कोई सहमति और असहमति, बिल्कुल सहमति और असहमति आपका अधिकार है, और इसीलिए तो हम देश में ऐसे लोकतंत्र में रह रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र में हम हैं कि यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। देखिए, सब अलग अलग जिलों से लोग जुड़े हुए हैं, अपना अपना
लंबा सालों का, दशकों का अनुभव लेके हैं, तो आपसे लगभग सारे सीनियर हैं। हेमंत जी को छोड़ दें, मेरे को आप अपने समकक्ष मान लें, छोटी बड़ी जैसे चाहे, आपकी इच्छा है। लेकिन सवाल ये है गुलाब बत्रा जी कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो परेशानी है कि जिसे सीबी यादव जी नकार रहे हैं, और उन्हें नकारना भी चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज तक सचिन पायलट पहुंचे नहीं है। हकीकत तो ये है कि फैक्ट शीट पे रिपोर्ट ये है कि इनका कहीं न कहीं एक वो रही है, तकरार रही है। सवाल ये भी है कि जो दुग्ध उद्योग से जुड़े हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे सीधा वास्ता है। तो क्या रामचंद्र चौधरी के समर्थन में यहाँ पर आप ऐसे बिंदु देखते हैं जो सीबी यादव जी की बात को पुष्टि करते हो, उसकी उन बात को बल देते हो, उसे मजबूती देते हो? गुलाब बत्रा जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, हाँ जी। आवाज मैं अपनी बात शुरू करूं। माथुर जी और श्याम ने जिक्र किया और कांग्रेस प्रवक्ता, इस संदर्भ में मैं याद दिला दूं तो ब्रिटिश शासन से बात शुरू करता हूं मैं। ब्रिटिश शासन में अजमेर जो है केंद्र शासित प्रदेश माना जाता था, और जब देश में पहला चुनाव हुए थे 1952 में, उस समय अजमेर की विधानसभा और अलग हुआ करती थी, और इसलिए लोकसभा के लिए 2 सदस्य चुने गए थे उस समय, ज्वाला प्रसाद शर्मा जी और मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और 1957 जब दूसरा चुनाव हुआ, राजस्थान में जो दूसरा चरण था, राजस्थान के एकीकरण का, अजमेर 1 नवंबर 1956 में आज के वर्तमान राजस्थान का हिस्सा बना था 7वें चरण में। तो जैसा वेद माधव जी ने कहा कि चुनाव एक तरफ केंद्र शासित ब्रिटिश हुकूमत में और अजमेर केंद्र शासित होता था, तो उसी तरह से जिसको राष्ट्रीय मुद्दा वेद माथुर ने बताया कि इसमें राष्ट्रीय मुद्दा है, और जैसे उन्होंने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दे थे, और अब ये एक तरफा चुनाव हो रहा है। एक अपना विधानसभा चुनाव के संदर्भ में लोग, और अभी श्याम जी माथुर ने कहा कि श्याम सुंदर शर्मा ने जो कहा बात कि का, और राजा सिंह रावत ने भी 5 बार किया लेकिन एक साथ नहीं किया। राजा सिंह रावत 3 बार एक साथ चुने, लेकिन उनकी चुनावी चौका लगाने का जो रुकावट लगाई किशनगढ़ की जो कवियत्री थी प्रभा ठाकुर, उन्होंने लगाया, और अगली बार वो फिर प्रभा ठाकुर राजा सिंह रावत से हार गई। और जैसे श्याम जी ने बताया कि ये निर्वाचन की दृष्टि से अजमेर और प्रयोग धर्मी भी रही है यहाँ। जैसे उन्होंने जिक्र किया आचार्य भगवान देवी यहाँ है, विष्णु मोदी ने अभी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे कैलाश मेघवाल, उनको पराजित किया था, और राजा सिंह रावत ने आज जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप जी धनखड़, उनको पराजित किया था। तो ये सचिन पायलट भी बाहर से आए, और उस समय कैलाश मेघवाल और विष्णु मोदी, उनका यहाँ से सीधा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जैसे कहा भारी उम्मीदवार आए आते तो उम्मीदवार, ये भी अजमेर की खासियत रही है। और अजमेर एक तरह से राजस्थान का केंद्र बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की आज भी पेयजल की गंभीर समस्या है। पेयजल की जो गंभीर समस्या है वो ये कारण माना जाता था कि अगर वहाँ पानी समुचित मात्रा में होता तो संभवतः राजस्थान की राजधानी अजमेर होता बजाय जयपुर के। वो कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं, लेकिन एक भौतिक कारण जो है पेयजल का समुचित अभाव था। इसलिए अभी विधानसभा अध्यक्ष के बारे में भी कहा जाता है जब कि अभी तक अजमेर की पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और जो बीसलपुर की जो परियोजना है उसमें बीसलपुर बांध में और चंबल का पानी लाने की योजना इसलिए बननी है कि कम से टोंक, अजमेर और जयपुर, इन 3 जिलों की पेयजल समस्या का समाधान हो, तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, रामचंद्र चौधरी जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि वो चुनाव हारने में महारत हासिल कर चुके हैं, लेकिन मार्जिन कम रहा, ये बात सही बात है। लेकिन ये भी बात सही है कि जहाँ अजमेर में पानी की समस्या बहुत गंभीर है, वहाँ जो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से, और वो एक तरह से डेयरी किंग
डेयरी किंग माने जा सकते हैं रामचंद्र चौधरी। उनकी ये बात सही है कि दुग्ध उत्पादकों पर उनकी पकड़ है, लेकिन वो पकड़ जहाँ वेद माथुर जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के और ये चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। और जिस तरह से भाजपा ने अपना एक नैरेटिव बना दिया है कि अगला चुनाव बीजेपी के और आगे की योजना उन्होंने देश के सामने रखी है, तो एक भरोसा जो है फिर उसको मोदी की गारंटी ये जो एक नैरेटिव बन रहा है, मैं नहीं समझता कि उसमें और कांग्रेस का जो चुनावी प्रबंधन है, क्योंकि जैसे सचिन पायलट के लिए कहा गया, सचिन पायलट भी यहाँ एक बार चुनाव जीत चुके हैं और एक बार पराजित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सचिन पायलट ने कुछ यहाँ के लिए विकास कार्यों में बहुत योगदान दिया, लेकिन अभी तक वो और यहाँ जैसे अभी बताया गया कि वो अभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए, हो सकता है आखिरी क्षणों में आए वो, उस समय क्या परिस्थिति बनेगी उस पर कुछ निर्भर होगा कि वो रामचंद्र चौधरी के लिए कुछ फायदेमंद साबित हो पाएंगे या नहीं। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आपके पास आती हूँ मैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा लगातार इंतजार कर रहे थे और वेद माथुर जी, मैं देख रही थी कि मुनेश जी वापस जुड़ जाएं तो उनके पास जाती हूँ। जी, मुनेश जी वापस जुड़ गए। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, चुनावी मुद्दे जो हर लोकसभा चुनाव में होते हैं, आप उदयपुर बैठते हैं और अजमेर से ही जयपुर जब जाते हैं तो रास्ता उदयपुर तक पहुंचता है, और आप जब जयपुर आते हैं तो उदयपुर के रास्ते, अजमेर के रास्ते ही उदयपुर से जयपुर पहुंचते हैं। सवाल ये है कि दिल्ली पहुंचने का ये रास्ता लोकसभा से जो तय करने वाले हैं दोनों कैंडिडेट में से, इनकी लोकसभा के स्थानीय मुद्दे भी कोई मुद्दे आप देख पा रहे हैं, या फिर सिर्फ जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? मीना जी, एक चीज मैं बता दूं कि आपने कहा कि उदयपुर की रेलवे लाइन से ही अजमेर होकर जयपुर और दिल्ली जाया जाता है, चाहे राज्य की सत्ता हो चाहे दिल्ली की सत्ता हो, हम उदयपुर वालों को तो अजमेर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। नंबर 2, अजमेर से मेरा विशेष लगाव है क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस अजमेर है। मैं एक रेलवे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। माई फादर वाज गार्ड इन रेलवे अजमेर। तो जो एक रेलवे की समस्या किसी ने भी, मेरे भाई बहन ने नहीं उठाई, ये भाइयों ने उठाई है, क्योंकि रेलवे पैलेस की वजह से ही अजमेर जाना जाता था। रेलवे एक मेन सेंटर हुआ करता था अजमेर का, वहां बहुत बड़ा लोको है, वहां बहुत बड़े रेल डीआरएम ऑफिस है, रेल कर्मचारी, उनकी अपनी एक समस्या है। आज जब से ब्रॉडगेज आई है तो वहां का जो लोको है, जो शेड है, उसमें काफी कमी आई है, वहां की वर्किंग स्टाइल में कमी आई है, वहां के कर्मचारियों में कमी आई है। नंबर 2, देवनानी जी उदयपुर से ही अजमेर गए रिटायर होके, और वहां से चुनाव लड़के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं अभी, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी कई बार। तो अजमेर में बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों पर मेन चीज फोकस्ड है। वहां पे जो गणित है पूरी की पूरी, वो डिवाइड नहीं हो रही। जैसे एक तरफ तो शिव है भागीरथ और एक तरफ राम है, तो दोनों ही भगवान वहां पे लड़ रहे हैं एक तरह से, भागीरथ चौधरी और रामचंद्र। मगर क्योंकि 8 विधानसभाओं में से 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी फिलहाल लेके बैठी हुई है और एक कांग्रेस के पास में है, तो बीजेपी का तो होल्ड बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा बात, जो शहर है अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण, दोनों पे अनीता बघेल और देवनानी जी दोनों बैठे। हालांकि मुस्लिम क्षेत्र कहलाता है, पुष्कर उसके पास में एक और क्षेत्र। तो ये जो सारी चीजें वहां की गणित है, तो जो राष्ट्र हिंदू वोट है वहां पे यूनाइटेड है, और यूनाइटेड होने के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को ही ज्यादा फोकस किए हुए। देवनानी जी से मेरी बात हुई थी, तो वहां जो स्थानीय मुद्दे जो हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स है, इंडस्ट्री को लेकर मेरे भाई ने बात की। हाँ, ये प्रॉब्लम वहां पे है कि वहां इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, बेरोजगारी की समस्या उस एरिया में है, किसानों को भी अपनी पानी के लेकर समस्या है, और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो अजमेर फेस कर रहा है। मगर उसके बाद भी मोदी का चेहरा ही अजमेर में मुख्य रूप से प्रभावी है। जी, तो वेद माथुर जी, ये बात लगभग
सभी लोग एक सुर में कह रहे हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर मोदी फैक्टर है। आज गेम मेकर्स से मिले हैं मोदी और गेम चेंजर बनने की खुद तैयारी कर रहे हैं। बड़ी युवा पीढ़ी के साथ जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे समझ में आता है कि वो कितना कैलकुलेटिव और कितना स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब कितना बड़ा व्यक्ति राजनीतिज्ञ है। लेकिन जिस तरह से आपने कांग्रेस पार्टी के भीतर जो आंतरिक क्लेश है उसकी बात की, बीजेपी के भीतर भी कुछ आप वैसी तस्वीर देख रहे हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो हमने बहुत सुना था कि अनीता भदेल और वासुदेव देवनानी के बीच बहुत टसल थी, दोनों एक दूसरे का टिकट काटने में थे। यहाँ किशनगढ़ में कैंडिडेट ने आंतरिक क्लेश से दुखी होकर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो इस वक्त बीजेपी की अंदरूनी जो स्थिति है, भागीरथ चौधरी के साथ कौन है और कौन नहीं है, जब ये देखते हैं तो आपको अजमेर में क्या समझ में आ रहा है? किस तरह की चर्चाएं वहां हो रही है? देखिए मैम, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इस बार रामचंद्र चौधरी और भागीरथ चौधरी दोनों को ही टिकट नहीं मिलने वाला था, लेकिन रामचंद्र चौधरी को, आप मुझे क्षमा करें, इसलिए टिकट मिला कि कांग्रेस में टिकट के दावेदार ही नहीं मिल रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी में भागीरथ चौधरी को टिकट मिलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे जो विधायक हैं वो सारे संगठित होकर उन्होंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि भागीरथ चौधरी को टिकट मिले। तो उनको विधानसभा हारने के बावजूद जो उनको टिकट मिला, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये, मतलब कोई गुटबाजी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके सामने, सबके सामने चुनौती होगी कि लोकसभा चुनाव के अंदर उनके क्षेत्र के अंदर बीजेपी कितनी बढ़त लेती है। मान लो कम बढ़त मिलती है तो वो उनका जो ग्राफ है पार्टी के अंदर वो नीचे जाएगा। इसलिए आप इस बात को भूल जाइए कि बीजेपी के अंदर कोई मतभेद है, जबकि कांग्रेस आज भी, जबकि उनके पास आधार भी वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, लेकिन आज भी उनमें आपस के अंदर यूनिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अजमेर के बारे में कई पैनलिस्ट ने बहुत विस्तार से बताया, जो लोग वहां नहीं रहते हैं उनको, उनसे भी ज्यादा विस्तार से उन्होंने बताया। वो बाहर रह के भी हमारे बारे में, अजमेर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अजमेर पिछड़ा रहा, उसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दोषी हैं, और ये बात यहाँ का मतदाता अच्छी तरह जानता है। लेकिन राजा सिंह रावत इतने साल तक सांसद सिर्फ इसलिए रहे कि वो विनम्र थे। उनका अपना जो वो था कि वो उनसे उम्र में कोई 6 महीने भी बड़ा होता था तो झुक के पैर स्पर्श करते, चरण स्पर्श करते थे राजा सिंह रावत। तो भागीरथ चौधरी का कोई प्लस पॉइंट नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे यदि चुनाव लड़ा जाएगा तो कांग्रेस की भी कुछ उपलब्धि नहीं है। जैसे सचिन पायलट ने जो हवाई अड्डा बनाया वो किसी काम का नहीं है आज की स्थिति में। छोटा सा हवाई अड्डा है, वहां से फ्लाइट जाती है नहीं जाती है वो बराबर है। इसी तरह विश्वविद्यालय बना, वो काफी दूर है अजमेर से। तो कुल मिला के उस उपलब्धि को मैं व्यक्तिगत रूप से, या यहाँ का जो मास है अजमेर का, वो उपलब्धि नहीं मानता। तो कुल मिला के स्थिति वही घूम फिर के आती है कि नेशनल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। एक बात और अपने पैनलिस्ट ने, किसी ने कही कि जाट मतदाता जीतते हुए को वोट देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अमेंड करना चाहूंगा। देखिए, जाट जब पिछली बार भागीरथ चौधरी, विकास चौधरी से हारे तो उसका एकमात्र कारण ये रहा कि जाट कम्युनिटी ने डिसाइड किया कि विकास चौधरी पहले भी चुनाव हार चुके हैं बीजेपी के टिकट से, और मान लो इस बार भी हार गए तो हमारी कम्युनिटी के एक युवा चेहरे का करियर स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा करियर, इसलिए उन्होंने दिया। लेकिन इस बार ये मुद्दा नहीं है। इस बार पूरे राजस्थान में, न केवल अजमेर में, मुद्दा ये रहेगा जाट कम्युनिटी के सामने कि यदि वो बीजेपी कैंडिडेट को वोट देते हैं तो सत्ता में उनकी भागीदारी होगी। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मीना जी। आज नागौर विधानसभा क्षेत्र में, नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जब आप मुझे जिता के भेजोगे तो मैं मोदी और अमित शाह की छाती पे गट्टी पीसूंगा। तो जो उनकी प्रतिद्वंदी है मिर्जा, ज्योति मिर्जा, वो हर सभा में इस चीज को हाईलाइट कर रही है कि आपको सत्ता में भागीदारी चाहिए या अपना टाइम खराब करना है। क्या आपका सांसद वहां छाती पे मूंग गलता रहेगा, उसे क्या लाभ, क्या मिलेगा कम्युनिटी को, ये बताओ। आपको यदि लाभ चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो आप बीजेपी कैंडिडेट को वोट दो। तो ये बात, यहाँ का जो जाट मतदाता है वो बहुत जागरूक है।
इवन वो मतदाता जो डेयरी के कारण या किसी और कारण से लिंक है रामचंद्र चौधरी से, वो भी बीजेपी को वोट देगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि न्यूनतम 3 लाख वोटों का अंतर रहेगा। आज मैं अजमेर प्रेस क्लब में बैठा था, वहां कुछ पत्रकारों से मैंने सवाल किया कि भाई कौन जीतेगा, तो ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि सब इस पे डिबेट नहीं है अजमेर में कि कौन जीतेगा, इस पे डिबेट है कि कितने लाख से जीतेगा बीजेपी कैंडिडेट। तो मेरा अनुमान है कि न्यूनतम 3 लाख वोटों से भागीरथ चौधरी जी को जीतना चाहिए। और बहुत सारे फैक्टर हैं यहाँ, आरएसएस भी एक बड़ा फैक्टर है कि अजमेर जिले में उनका बहुत पावरफुल संगठन है। एक नेशनल लेवल पे एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का कैंपेन आ रहा है टेलीविजन पे, विजुअल कैंपेन आ रहा है या अखबारों में आ रहा है, उसमें एक इंजीनियर ऑटो रिक्शा चला रहा है। आप मुझे बताइए कि देश भर के ऑटो रिक्शा हैं जितने भी होंगे, 10 लाख 20 लाख, उनमें कितने ऑटो रिक्शा ऐसे हैं जो इंजीनियर चला रहे हैं। और ये तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और उस इंजीनियर के लिए भी शर्म की बात है कि वो ऑटो क्यों चला रहा है। और दूसरे बहुत और भी बहुत कुछ रोजगार के अवसर यदि उसमें योग्यता है तो होने चाहिए। तो इसी तरह चाय का टेस्ट खराब है तो उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। तो इस तरह के ऐड हैं, जबकि बीजेपी के जो ऐड आ रहे हैं टेलीविजन पे वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर एजेंसी हायर नहीं की हुई है। इसी तरीके से जो नेशनल लेवल पे मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कांग्रेस भी उठा रही है कि साहब हम जातीय जनगणना करेंगे, और ये लोग जो बीजेपी है वो इकोनॉमी की बात कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंदुत्व की बात कर रही है, राष्ट्रवाद की बात कर रही है। तो ये मुद्दे अपील करते हैं। कल मैं पुष्कर के पास एक गांव में घूम रहा था, तो वहां मेरी एक ग्रुप में 5-7 लोग थे, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था साहब कि हिंदू जो थे ना, वो मेजोरिटी में होने के बावजूद, अपने ही देश में होने के बावजूद जहां बहुमत में है, वो सप्रेस थे, दबाए हुए थे, पिटे हुए थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें उससे पिटाई से बचाया है, और हमें गर्व, आज ये हम गर्व से कह पाते हैं कि हम हिंदू हैं। तो ये सारे फैक्टर कुल मिला के भाजपा के पक्ष में जाते हैं। वेद माथुर साहब, एक बात की हम लगातार हमारे कार्यक्रम में कोशिश करते हैं कि हम समाज को बांटे नहीं टुकड़ों में, और किसी भी समाज विशेष का, धर्म विशेष का जिक्र करने से बचें। सो मैं माफी चाहती हूँ आपसे। सीबी यादव जी, वेद माथुर जी ने जो बात कही है वो ये कि भागीरथ चौधरी के पक्ष में कुछ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बात को इस लोकसभा क्षेत्र की जनता तक नहीं बता पा रही कि भागीरथ चौधरी के सब कुछ खिलाफ है, उसके बाद भी कांग्रेस अपने कैंडिडेट के पक्ष में माहौल नहीं बना पाई। आप इस बात को स्वीकार करते हैं, समझते हैं, सोचते हैं? मीना जी, वेद माथुर जी की सारी बातों को अगर मैं एक जगह करूं तो उनका सार ये है कि राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी है अजमेर में, और कोई क्षेत्रीय बात वहां नहीं आती है। इनकी बात को हम वैसे तो ये सच्चाई नहीं होती है। जब वोटिंग बिहेवियर हम नजदीक से देखते हैं तो हर नागरिक अपने क्षेत्र को पहले देखता है, लेकिन एक बार के लिए मैं इस बात की सच्चाई मानते हैं जो वेद जी करें, तब भी आज राष्ट्रीय मुद्दा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा आज जनता में क्या है? वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा आज है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जो खतरा है, जो संस्थाओं के माध्यम से। दूसरा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन, जिसमें सारे भ्रष्टाचारियों को डालते हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल पाक साफ होकर के निकल जाता है। तीसरा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है अग्निवीर योजना। आप इसे नकार नहीं सकते। आप गांवों में जाओगे तो कईयों के रिश्ते टूट गए हैं। लोग, अगर युवा सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो अग्निवीर योजना तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। चौथा बड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। हमको लगता है कि जनता समझती नहीं है, बल्कि जनता के बीच में ये बहुत गहरे से पेट कर गया। और पांचवा बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा मैं किसानों का मुद्दा को लेता हूं। तो ये 5 मुद्दे जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो है। अगर कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी नहीं बताया अभी तक। अभी आप मोदी की गारंटी आप कहिए, लेकिन आप ही से पूछ रहे लोगों की मोदी की गारंटी के तौर पर वो क्या बता रहे हैं, तो एक सिंगल नाम भी नहीं है। मतलब अलग अलग जगह जहां जाते हैं वहां पे मोदी की गारंटी, गारंटी की गारंटी। तो इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में
5 न्याय गारंटियां और बिल्कुल डिटेल से विस्तार से वो चीज रखी है जो जनता की आवाज है। चाहे युवाओं की नौकरी के मुद्दों को कौन नकार सकता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने वो जो वादा किया है वो कोई हवाई वादा किया है। वो 30 लाख रिक्त पद है, उनको भरा जाएगा। किसी भी युवा को ये बात कैसे एक्सेप्ट नहीं होगी कि उसकी जैसी डिप्लोमा होगा उसको उसको जो है पक्की वाली नौकरी मिलेगी। ठेके प्रथा पर जो हमारी पूरी व्यवस्था को जर्जर कर दिया, उसको बंद करने की बात आज ही रावत जी ने कही है। किसान के लिए एमएसपी की गारंटी कैसे नहीं होगा। जो विशेषकर अजमेर में एक बात बहुत, अजमेर और नागौर क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो फसल बीमा का मुद्दा रहा है। तो फसल बीमा में क्या होता है कि बीमा कंपनियां लाभ उठाती है, लेकिन अभी कांग्रेस ने वादा किया कि 30 दिन में फसल बीमा का मुआवजा आपके खातों में पहुंचेगा। नारी कोई महिलाओं को 50% रिजर्वेशन हो या महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपए जो गरीब परिवारों को देना हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस का जो विजन है वो विजन स्पष्ट है। जहां तक इंजीनियरिंग वाली बात है, ये सच्चाई है आज इस देश की कि आज इंजीनियरिंग के जो लोग बच्चे हैं उनको कहीं जॉब नहीं मिल रही है। रिक्शा चलाना तो बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल ये था कि जितने सारे मुद्दे आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं सीपी यादव जी, जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का वर्कर और कैडर क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है, सवाल ये था जी। डॉक्टर मुनीश मैं अरोड़ा, आपका बस एक इसका जवाब मीना जी, बस मैं एक, फिर आप बोल लीजिए। ये इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। हमारे 105 करोड़ रुपए खाते से भी चुरा लिए, तो हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। चारों तरफ मोदी जी की होर्डिंग है, हमारे पास ही नहीं। हमारे पास सिर्फ कैडर के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हैं। पार्टी के वर्कर में ये मैसेज नहीं दे पा रहे आप कि आज आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बहरहाल डॉक्टर मुनीश अरोड़ा बोलिए। मीना जी, मैं एक बात बताऊं, जो सीपी यादव जी कह रहे थे और वेद माथुर जी कह रहे थे, मैं दोनों की बात को कंपेयर कर रहा हूं। सीपी यादव जी ने जो मुद्दे उठाए वाकई में वो मुद्दे हैं, मुद्दों से मना नहीं किया जा सकता। सीपी यादव जी ने आपके क्वेश्चन पे कहा कि हमारे खाते से 105 करोड़ रुपए चुरा लिए, इसलिए हम काम नहीं कर सक रहे। मुझे एक बात बताइए सीपी यादव साहब, क्या आपका वर्कर पैसा लेकर ही काम करता है? आरएसएस की तरह निस्वार्थ होकर क्यों नहीं काम करता? एक मिनट में लेट मी कंप्लीट। क्या आपका वर्कर सिर्फ पैसे के आधार पर काम करता है? आरएसएस की तरह निस्वार्थ रूप से सुबह क्यों नहीं निकलता? 11 बजे क्यों पहुंचता है बूथ पे? दूसरी बात, जो बात उठी है कि अजमेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो भागीरथ चौधरी को वोट मिले थे वो थे 8,15,000 और उसके सामने कांग्रेस को मिले थे 3,98,000। जो 3 लाख वोट जीतने की बात कही, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस उस 3 लाख वोटों का जो अंतर है पिछले वाला, उसको करने के लिए क्या किया उसने? आज 5 साल के अंदर ये 3-4 लाख जो वोट है, इंपॉर्टेंट वोट है, जिससे बीजेपी दोबारा जीत के आई, 14 में जीत के आई, 19 में जीत के आई। क्या उसको भरने के लिए कांग्रेस सरकार रही, अशोक गहलोत की सरकार रही, क्या उसको पाटने के लिए कोशिश हुई? मेरे हिसाब से कोई कोशिश नहीं हुई। सीपी यादव साहब, आपको ये मानना पड़ेगा, और ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से घूम घूम के देखी है, कांग्रेस का वर्कर एक्टिव नहीं है। और राहुल गांधी के अलावा आप और खड़गे के अलावा आप ये मुझे बताइए, ये जो ऊपर के 4-5 चेहरे हैं, इसके अलावा कौन आदमी है जो हेड न्यूज बन रहा है? अशोक गहलोत सिर्फ जालौर में अटक गए, सचिन पायलट अपने अपने 2-4 जगह कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। अजमेर के लिए क्या हुआ और पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसके लिए क्या हुआ? आपने देख के अपना मजाक बनवा लिया। इस तरह से मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है और आगे भी अपने। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, आपका ऑडियो अचानक चला गया, कम हो गया है। सीपी यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जाऊंगी। मुनीश जी की बात का मैं यहाँ जवाब दे देता हूँ। 8,500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड जो असंवैधानिक रूप से पैसा लेकर के भी अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को हम ये क्रेडिट दे दें कि वो बिल्कुल बिना पैसे के काम करते हैं। अरे हमारा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा दे करके हमारी पार्टी को चला रहा है। हमने हमारे कार्यकर्ताओं से पैसे मांगे हैं कि आप हमें दो, चूंकि चुनाव लड़ना है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल खोल करके पैसा दिया है।
तो ये तो बात बिल्कुल ही सरासर गलत है। दूसरी जो उनकी बातों में विरोधाभास है कि आप 4-5 कार्यकर्ता की बात करते हो, फिर 4-5 नेताओं के नाम गिनाते हो। नेता कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता का कैडर जमीन पे है और कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पे, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, मैंने देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त संघर्ष कर रहा है। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो बात ये कह रहे हैं ठीक है सिद्धि यादव जी, आपको 3 लाख मानना ही नहीं चाहिए, जी, आपको हर मानना भी चुनाव नहीं नया चाहिए। होता है। हर चुनाव कोरे कागज से शुरू होता है। उसे पीछे के चुनाव से, अगर विधानसभा के चुनाव से आप, मैंने अभी वोटों का गणित बताया ना, तो कांग्रेस के वोट ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के वोटों से। मैंने भी जी, आपको बताया ये बात। लेकिन उसके बाद भी पैनल में बैठे किसी भी व्यक्ति को अगर अजमेर में रामचंद्र चौधरी की मजबूती नजर नहीं आ रही है तो उसका भी कोई कारण होगा, वो आपको भी समझना चाहिए सीबी यादव जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, इस वक्त जब आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के, खास करके अजमेर से आने वालों को देखते हैं, रामचंद्र चौधरी के समर्थन में आप उन्हें कितना खड़ा पाते हैं? रघु शर्मा हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो? देखिए मीना जी, क्योंकि हमारे मुद्दों को लेकर के जो अजमेर में रेलवे भर्ती बोर्ड है, आरपीएससी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या रेवेन्यू बोर्ड है, जो कि बड़े संस्थान है, जो कि हमको विरासत में मिले थे और समझौते में मिले थे, उनको तोड़ने की बात हो रही है। देखिएगा रेवेन्यू बोर्ड करीब करीब तोड़ ही दिया है, सब जगह बेंचें जाने लगी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तोड़ने की स्थिति बन गई, वो भी तोड़ा गया। उसके अलावा आप बात करें कि रेवेन्यू बोर्ड और रेलवे भर्ती बोर्ड का तो कोई महत्व ही नहीं रहा। कहाँ भर्ती हो रही है रेलवे बोर्ड का? अजमेर में रेलवे भर्ती बोर्ड है। तो ये सब महत्व के जो मुद्दे, राजस्थान के जो महत्व, अजमेर, क्योंकि अजमेर, सही बात है, टीटी कॉलेज में विधानसभा थी, हमारी विधानसभा अपना अपना अस्तित्व अजमेर का था। अजमेर को यही दिलासा दिया गया था कि ये सब कुछ आपका अस्तित्व बना रहेगा, लेकिन अस्तित्व आज भी बना हुआ नहीं है, उनको तोड़ करके बिखरा जा रहा है जो भी। क्योंकि हमारा पॉलिटिशियन बहुत कमजोर है अजमेर का, क्योंकि हमारा अजमेर का पॉलिटिशियन रहा ही नहीं। बाहर के पॉलिटिशियन आए, अपनी मतलब सिद्ध किया और चले गए, और अजमेर को कुछ दिला नहीं पाए। ये पहली बार है कि रामचंद्र चौधरी स्थानीय है और भागीरथ चौधरी स्थानीय है, दोनों सांसद है, लेकिन भले ही उनकी स्थिति कैसी भी हो। देखिए मैं कह सकता हूँ कि भागीरथ चौधरी बहुत पढ़े हुए नहीं है, वो तो जिस तरह की स्थितियां, वो निश्चित तौर पर देखिए उपराष्ट्रपति की मेहरबानी या वंडर सीमेंट की मेहरबानी से वेद प्रकाश जी उनको टिकट मिला, मानो चाहे मत मानो आप, मैं तो अंदर से जानता हूँ उपराष्ट्रपति किस तरह से जब आए थे किशनगढ़ दौरे पे, आपने भी देखा था किस तरह से मिल रहे थे, क्या हो रहा था। आंतरिक चीजें बहुत सारी, किशनगढ़ का किस तरह का स्थिति है आपने देखा, ब्यावर की स्थिति किस प्रकार की, बीड़ी उद्योग कितना था। अजमेर को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, केकड़ी जिला बन गया, ब्यावर जिला बन गया, दूदू जिला बन गया, और आपके अजमेर खाली जिला रह गया। 3 जिले अगर अजमेर से टूट के चले गए तो अजमेर का क्या होगा? आने वाले समय में तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र तो कहलाएगा, अब लोकसभा क्षेत्र का जब परिसीमन हो जाएगा तो अजमेर का अंदर क्या रह जाएगा, बाकी मुझे नहीं पता क्या स्थिति बनेगी। लेकिन वेद माथुर साहब, जो स्थितियां अजमेर की बिगड़ी है और जिस प्रकार का अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज कहलाता था, अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति अब कितनी दयनीय स्थिति होगी, क्या हो गया। मैं मान के चलता हूँ हमारे यहाँ जिस तरह का अजमेर के लिए ही बीसलपुर बना था, जयपुर के लिए बीसलपुर नहीं बना था। जयपुर को तो जबरदस्ती, बीसलपुर को तो छीन लिया गया। अजमेर में देखिएगा, जब मोटवानी हुआ करते थे और शिवचंद माथुर होते थे, जब हम पहली बार देखने गए थे कि बीसलपुर कहाँ कैसे खोद करके बनाया गया था। अजमेर को पानी मिलता ही नहीं था पहले भी, बहुत स्थिति खराब थी। आज भी पानी 36, अब तो 48 घंटे में मिल रहा है, पहले 72 घंटे में मिल रहा था, क्योंकि स्थानीय लोग हमारे चर्चित और प्रभावी ढंग के नहीं हम जनप्रतिनिधि चुन पाए, इसलिए अजमेर पिछड़ा गया। और सही बात है, रेलवे का तो बहुत बड़ा हमारा लोगों का कारखाना था, वो खत्म हो गया। केवल रेल मंत्री जी जब आए थे, कह रहे थे यहाँ पर बनाओ कोई डब्बे बनाने का नया वाला कारखाना दो, जो वंदे भारत बन रही है तो अजमेर में बन सकती है। अब क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि हमारा क्षेत्र स्थिति इतनी कमजोर है। भूपेंद्र यादव हमारे राज्यसभा के से थे बड़े अजमेर में, लेकिन अब वो अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं। किया क्या उन्होंने? सवाल ये है कि अजमेर के लिए किया क्या उन्होंने? गुलाब बत्रा जी, अजमेर को देखिए, मैं ये कह रहा था, अजमेर को लूटने का काम सबने किया, अजमेर को देने का काम किसी ने नहीं किया। सबने राजनीति की और जाकर के केंद्र में, मैं कह रहा हूँ, देखिए सचिन पायलट की गलत बात नहीं मानता, सचिन पायलट ने यहाँ पर देने का प्रयास किया। पहली बार लगा कि हमारा केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कुछ मिल सकता है, हमारा तो कोई मंत्री नहीं बना, ऐसी स्थिति रही। और आज की स्थिति में जो दोनों जीत के जाएंगे केंद्र में, कोई बड़े मंत्री नहीं बन पाएंगे, हमारी स्थिति तो वही रहेगी जो रहनी है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अभी कौन 3 लाख से जीतेगा, 4 लाख से जीतेगा, हम जिताएंगे नहीं, जनता जिताएगी। लेकिन देखिए, आंतरिक विरोध बीजेपी में बहुत भयंकर है, अंदर ही अंदर। आपको तो वेद माथुर जी को पता नहीं, मैं बता सकता हूँ अंदर की स्थिति, लखावत जी की स्थिति क्या है,
या हेडा जी की स्थिति क्या है, या जो नए लोग हैं, अब तो जिला अध्यक्ष कोकटा वोकटा तो बहुत छोटे स्तर के नेता हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो जानता हूँ उस तरह से। जो पुराने लोग हुआ करते थे, भवनलाल शर्मा जो विश्व हिंदू प्रवासी होटल हुआ करती थी, वो गढ़ हुआ करता था पुराने जमाने का, आपको याद हो, क्योंकि मैं अजमेर का, मैं भी पुराना बहुत देखा है मैंने करीब से। मैं पढ़ाई लिखाई करके 10 साल में वहाँ राजनीति नहीं, मैं पत्रकारिता जी, देखिए। तो मैं तो ऐसे गुलाब बत्रा जी जब माथुर साहब बोर्ड के चेयर हुआ करते थे, ये भी मेंबर हुआ करते थे एक कमेटी के, जब मैं देखता था, इनमें मित्र थे, जोधपुर के थे। तो मैं बहुत करीब से, इसलिए दिल दर्द करता है कि अजमेर को क्या कुछ दे पाए, क्योंकि चारों पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अजमेर में ख्वाजा साहब है, ख्वाजा साहब अब जैसे इंटरनेशनल स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। पुष्कर की किस तरह की स्थिति बन गई, पुष्कर को तो केवल बेच दिया गया चारों तरफ से, पुष्कर को मिल क्या रहा है। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की दो बड़ी बड़ी चीजें होने के बाद भी हमको कुछ मिल नहीं पा रहा अजमेर को। इसलिए क्या भाग्य होगा, क्योंकि अभी प्रतिनिधि तो जो चुन के जाएंगे वो प्रतिनिधि वैसे नहीं होंगे जो होने चाहिए। क्योंकि हमारे धनखड़ जी हमारे यहाँ से एमएलए रहे, किशनगढ़ से पार्लियामेंट तो नहीं जीत पाए, लेकिन विधायक रहे अजमेर से वो, निश्चित किशनगढ़ से। तो ये कहते हैं विष्णु मोदी ने खूब विधायक भी बने, वो बाहर से आए घर से। कह रहा हूँ बाहर वालों ने जिस प्रकार का प्रभाव दिया, सचिन पायलट ने दिया जरूर, लेकिन बाकी ने नहीं दिया। तो क्या होगा नहीं होगा, नहीं 3 लाख से मुझे लगता भगीरथ चौधरी जीत पाएंगे। कितने से जीत पाएंगे पता नहीं, लेकिन हाँ, रामचंद्र चौधरी इतने कमजोर नहीं। अगर कांग्रेस के ईमानदारी के साथ काम करेंगे रामचंद्र चौधरी का, तो परिस्थितियां बदल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं बदलेगी। क्योंकि हाँ, स्थितियां अलग तरह की है, लेकिन कांग्रेस के लोग डटे हुए हैं। जिला अध्यक्ष नहीं है, दोनों जिला अध्यक्ष नहीं है, तो किसके सारे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, मुझे नहीं पता क्या स्थिति बदली होगी। तो कांग्रेस की कमजोर स्थिति होने के कारण कांग्रेस का संगठन है, बीजेपी की मजबूत स्थिति होने के कारण बीजेपी का संगठन है। कैंडिडेट का जो है उससे कोई बहुत बड़ा वास्ता नहीं है। गुलाब बत्रा जी, भागीरथ चौधरी हो, सचिन पायलट हो, भूपेंद्र यादव हो, उससे पहले भी कितने सारे नाम अभी चर्चा में आए। सवाल ये है कि अजमेर को सबने ठगा है। अजमेर की जनता इस बात को महसूस नहीं करती कभी। अजमेर की जनता के बीच में इस बात की चर्चा नहीं होती, वहां पर चौराहों पर बात नहीं होती। वहां का मतदाता सिर्फ जातिगत समीकरण में उलझ कर रह जाता है या सत्ता के साथ। लेकिन सत्ता के साथ भेजने के बाद सत्ता से मिलेगा क्या अजमेर को, इस सवाल पर भी तो चिंतन होना चाहिए। अभी भाई श्याम जी ने अपने जो दर्द है अजमेर के, उस दर्द को बड़े संवेदनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अपनी जन्मभूमि के प्रति इतनी उनकी गहरी आस्था है। लेकिन सबसे बड़ा देखिए कि अजमेर जो है शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है, और जो बुद्धिमान और जो अधिक शिक्षित लोग होते हैं उनका एक स्वभाव होता है, वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के अभ्यस्त हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, अगर जैसे कहा कि प्रतिनिधि तो आपने चुन लिया, लेकिन सड़कों पर आने के लिए जब मांग होती है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ापन आ ही जाता है। तो एक बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स और गुटबाजी हर एक पार्टी में होती है, और ये स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। तीसरी बात आती है जुड़ करके कि जहाँ चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से है, चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भाजपा निश्चित रूप से भारी पड़ती है, संसाधनों की दृष्टि से भी भारी पड़ती है। जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड, ये देश का दुर्भाग्य है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक और देश में चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है, केवल बयानबाजी और तक तय पाया है। क्योंकि इसमें ये तो तय हो गया है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भ्रष्टाचार का प्रतीक तो बताया जा रहा है। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था बहुत बड़ा घपला होगा, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लेने का एक तरीका अपनाया गया उसमें, और कुछ सुधार की जरूरत है। और लेकिन चूंकि सभी पार्टियों ने लिया है, भाजपा पर यह आरोप जब मढ़ा जाता है कि आपने पैसा लेकर के कोई काम करा दिया, तो सवाल फिर खड़ा होता है कि अगर विपक्षी पार्टी जिनके कुछ गिने चुने सांसद होते हैं उनको किस आधार पर पैसा मिला फिर? तो यानी सब हमाम में सब बिना कपड़े के लोग हैं राजनीति में। यह राजनीति का एक चरित्र है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव आज एक पैसे का, धनबल का, भुजबल का एक प्रतीक बन गया है। अब उस प्रतीक में कौन सा दल किस तरह से अनुशासित रूप से आगे बढ़ता है। जैसे वेद माथुर जी ने कहा कि उन्होंने अनुमान लगाया पत्रकारों के उससे कि 3 लाख का अंतर रहेगा। पिछली बार 4 लाख का अंतर रहा था, लेकिन अमित शाह कह के गए कि
और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जोर दे रहे हैं कि 5 लाख से अधिक का फासला होना चाहिए। अब ये भाजपा के लिए भी चुनौती होगी। वेद माथुर जी ने कहा 3 लाख की बात, और कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे कि 3 लाख 4 लाख का जो वो है घाटा, उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने धन बल से और इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। अभी तो मतदान के बाद 4 जून को इसका नतीजा सामने आने वाला है। जी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा। मीना जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या संविदा कर्मियों की है, ठेका कर्मियों की है, जिनको नौकरी के लिए सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, जिनका 10-10, 20-20 साल हो गए उनको नौकरी करते हुए। रेलवे की समस्या श्याम सुंदर जी ने अजमेर की बताई, वहां भी वो की वही हालत है, वहां लोग हटाए गए। सीपी यादव साहब ने जो समस्या बनाई, मेरे उन सभी समस्याओं पे जो लोगों से बात की, उन्होंने कहा हम ये भुगत रहे हैं, मगर जब राष्ट्रवाद जब हावी हो जाता है तो ये सारी समस्याएं गौण हो जाती है या पीछे चली जाती है। कांग्रेस उसको खींच के आगे नहीं ला सकती। अगर कांग्रेस इन समस्याओं को जनता के बीच में प्रभावी रूप से आगे लाए और कन्वर्ट करवाए वोट में, तब तो इफेक्टिव है। मगर जब राष्ट्रवाद और एक जो परिस्थितियां हैं देश की, मोदी का चेहरा है, वो एकदम से आगे आ जाता है, तो ये जो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे संविदा कर्मियों के, ठेका कर्मी की समस्याओं के, और जितनी भी महंगाई के, इंजीनियर्स की बेरोजगारी के, ये है, मानते हैं लोग, हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, मगर राष्ट्रवाद उन पे सबसे ज्यादा हावी है और वो कांग्रेस भुनाने में पूरी तरह से असफल है। बॉन्ड की बात की, बॉन्ड की तो बात ही नहीं पहुंच रही पब्लिक तक। जी मुश्किल वक्त में जरूरत इस बात की होती है, रहेगी नहीं, चुनाव के बाद आप बिल्कुल ऐसा नहीं कहेंगे। मुश्किल वक्त हम तो में कह रहे हैं, हम सीधी तो यादव कोशिश कर जी, ही रहे हैं, सीधी आपको यादव बस जी, संविधान और लोकतंत्र को बचाने में आपका सहयोग मांग ही सीधी रहे हैं, यादव जी, तो आप भी करो। सीधी यादव जी, जितनी आपकी उम्र है, इन सब के अनुभव को अगर आप कलेक्टिव कर ले तो आपकी उम्र के जितना इन सब का अनुभव है। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ये अपने अनुभव से जितने वरिष्ठ लोग जो कह रहे हैं, आप लोग उसको सुने, उस पर गौर करें और उसे अमल में लाएं, तो देश में एक मजबूत विपक्ष को खड़ा करने में सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। मुश्किल समय में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, चाहे वो एक व्यक्ति हो, संस्था हो, संगठन हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजमेर लोकसभा सीट पर 2 चौधरी आमने सामने हैं, एक की जीत तय है, एक की हार स्वाभाविक है, लेकिन किसकी जीत होगी और किसकी हार, इसको लेकर जिस तरह की राजनीति वहां पर चल रही है, जिस तरह का जनमानस वहां पर आगे बढ़ रहा है, जिस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है और जो लोग सोच रहे हैं, वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। हमारे कार्यक्रम को सुनने के बाद अगर अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।